दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए, जैसे कोई बहती हुई वायु है, उससे जब उत्पन्न कोई ऊर्जा होती है तो उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई वायु बह रही है, हवा बह रही है, जब उससे कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा। जब पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए लोग क्या करते हैं? हवादार जगहों पर पवन चक्कियाँ लगाते हैं, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को ही जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिर आने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल बाद गिरेगी। देखिए, जैसे हवा है, अगर हवा रहेगा, ठीक है, अगर हवा रहती है तो हवा रहेगी तो पहले जो भारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भारी गेंद है, यानी कि लोहे की गेंद पहले गिरेगी और बाद में लकड़ी की गेंद गिरेगी। तो इसलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। यदि हवा नहीं रहता है, हवा की अनुपस्थिति रहती है, तो ऐसे में दोनों गेंदें साथ साथ गिरेंगी। ठीक है, साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हवा की अनुपस्थिति, जैसे हवा है, हवा अगर नहीं रहेगी तो लकड़ी की गेंद और लोहे की गेंद दोनों एक साथ गिरेंगी ज़मीन पर। और अगर हवा प्रेजेंट रहेगा, हवा अगर रहेगा, तो लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। क्यों? लोहे की गेंद भारी होती है, इसलिए। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? ठीक है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन है, देखिए, वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ये सबसे हल्का है और विरल माध्यम है, तो उसके द्वारा जैसे कोई उत्प्रेक्ष बल सबसे क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए जो पिंड का भार होगा वो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा या सबसे ज़्यादा होगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वाकर्षण। तो आपको बता दें, हाँ, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला देखिए, पांचवा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। देखिए, जब कोई वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर आने लगता है ना, तो ऐसे में जैसे तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब क्या होता है? घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा, बढ़ जाएगा। ये छठा क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला देखिए, सातवां, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग। तो ऑप्शन बी हमारा से जाएगा,
प्रकाश, देखिए प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल होगा वो निर्वात में होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अगला देखिए 8वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब जैसे हीरा है, हीरा का क्या होता है, अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की लंबाई या फिर तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं, तरंग दैर्घ्य या तरंगों की लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश जो प्रयुक्त होता है वो उसका इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि तरंगों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यह दूर से बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और चौथा है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगला देखिए 11वां, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश की परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे कोई रंग है, किसी रंग का विकिरण का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। और इसी घटना के फलस्वरूप जो समुद्र का रंग है नीला दिखाई देता है। अगला देखिए 12वां, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। देखो जैसे कोई हरी घास है या पत्ती है, उस पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब कोई भी प्रकाश पड़ता है तो जो पत्ती में उपस्थित होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब उसमें होता है लाल, बैगनी, नीला और नारंगी हो, तो ये क्या करते हैं, वो उनको अवशोषित कर लेते हैं और हरे रंग के जो है हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसी से पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित है तो निकट की वस्तुएं उसे साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं।
तो इसके लिए उन्हें जो चश्मा लगाता है वो उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, उसमें उस चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है ताकि उन्हें पास की चीज़ें आसानी से या स्पष्ट या साफ तरीके से दिखाई दे सके। अगला देखिए 14वां, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा गैस एवं द्रव में। ठीक है, गैस और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा हो सकता है। ठीक है, संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। ठीक है, अगला देखिए, भाप में अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्का होता है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अब जैसे कोई वाष्प है या भाप है, अगर उसमें गुप्त ऊष्मा रहेगी तो यह जलन में काफ़ी गंभीर रूप से जलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर जल जाएगा तो काफ़ी गंभीर रूप से जल जाएगा। अगला देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए, इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अब जैसे अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थान पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस भी अगर आ जाएगा तो जो अल्कोहल है वो द्रव ही रहेगा, पारा जम जाएगा। तो इसलिए तापमापी जो है वो द्रव के रूप में अल्कोहल को किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रवांक निम्नतर होता है। अगला देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयतन घटता है। ठीक है, अगला देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बढ़ती है। शीशे की छड़ है, अगर भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो बढ़ती तो है ही, साथ में इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बढ़ती है। अगला देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, यदि कोई हवा है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान में डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। जैसे वायु है, वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी यानी कि आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जैसे जब भी कोई हवा, जैसे रात्रि है, रात में जब तेज हवा चलती है रात में तो ओस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? हवा तेज होती है और हवा जब तेज होगी तो जो वाष्पन की दर है वो भी तेज हो जाती है और इसलिए जो ओस के कण हैं वो वाष्पित होकर ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में,
त्वचा के छिद्र में गंदगी दूर रखने का। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अब मानव में, जैसे मनुष्य में जब पसीना होता है तो उसका जो अधिकतम होता है 2 से 4 लीटर प्रतिदिन या प्रति घंटे, या फिर 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। अब जैसे त्वचा से पसीने निकलती है, त्वचा से पसीने जब भी निकलती है तो हमें क्या होता है, ठंडक का अनुभव होता है। तो इसलिए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीना सहायक होता है। अगला देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उन उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा आप लोग देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इन छिद्रों से पानी क्या है, रिसता रहता है। अब जब पानी रिसेगा तो घड़े की सतह पर हमेशा क्या रहेगा, गीलापन बना रहेगा। अब इन्हीं छिद्रों से जो पानी निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि उस सतह का तापमान गिर जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है या पक जाता है क्योंकि बड़ा हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बढ़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, भाप का अपव्यय नहीं होता, भाप खाने को शीघ्रता से पका देता है, जल निरंतर तापमान पर खौल जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। जैसे प्रेशर कुकर है कोई, जिस प्रेशर कुकर में वायुदाब जो होता है सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है। यही कारण है कि इसमें पानी जो होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और इस वजह से इसमें अधिक ऊष्मा होती है, और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर वायुदाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है, इसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग ज़्यादा लाभकारी होता है। अगला देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। जैसे कोई बोतल है, उसमें पानी भरा है, जब आप उस बोतल में बर्फ़ जमने देंगे तो बोतल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में बदलता है तो यह जमता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और इसलिए जो अंदर है यानी कि जो आंतरिक दबाव होगा वो सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाएगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। अब यहाँ से कौन सा कथन हमें सही नहीं ये चुनना है। पहले तो देखते हैं, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, ये हमारा कथन सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल ये भी नहीं करता, ये भी कथन हमारा सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाती है, नहीं, यहाँ पर बढ़ जाती है, तो यानी कि ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, अब आगे जो भी है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी हमारा कथन सही है। तो यहाँ सही नहीं कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये कथन आपका जो है ये सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ध्वनि का वेग जो है कम नहीं होता, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ सीमा?
तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं होती, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, नहीं कर सकती, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर से हो जाएगा ध्वनि। देखिए जैसे ध्वनि है तो ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं, ध्यान रखिए, ये निर्वात में और शून्य में गति नहीं कर सकती है क्योंकि इसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। दो व्यक्ति वहां पे आसपास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो उसकी बात को सुनाई नहीं देगा। तो तरंग संचरण दो प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक, यहाँ पर कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि नहीं कर सकती हैं। अगला देखिए, कास्मिक किरणें आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए जो कास्मिक किरणें होती हैं वो उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। ये अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए से जाएगा आवेशित कण हैं। ठीक, अगला देखिए, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा से जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF की तरंगें जो है वो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों का भी संचरण किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें या फिर दृश्य प्रकाश। तो ऑप्शन बी हमारा से हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है, तो जैसे क्रिस्टल की कोई संरचना उसको जानने के लिए हमें एक्स किरणें की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।